Today we will study about the type of frictions or form of frictions. Okay. Form or types of friction. Type of friction or form of friction. So, there are 4 types of friction. First, static friction. Static friction. This is the short form of friction. Okay. Next is sliding friction, or one more name assigned to sliding friction, that is kinetic friction. Kinetic friction. Clear? Next, rolling friction. Okay. And fourth, last one is fluid friction. Fluid friction. So first static, second sliding or kinetic friction, next one is rolling friction, and last one is fluid friction. So first we will study about the static friction. Clear? Static friction. What does it mean? Suppose when we want to walk on a floor, okay, so first we will put forward our toe or our foot. Okay, हम अपने फुट का फ्रंट पार्ट, टो कहते हैं या पंजा कहते हैं जिसे, उसे हम पहले आगे फ्लोर पर रखते हैं और आप बहुत अच्छे से, बहुत फोकस करके वॉक करके देखिए. आप फील करोगे कि आप फ्लोर को टो से पुश करते हो. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इससे जैसे ये फ्लोर है तो आप उसको पुश कर रहे हो, तब आप आगे बढ़ते हो. आपने ऐसा पुश किया तो क्या होगा, आपका एक्शन इस तरफ था, बैक साइड में था. ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो आपने पुश इस तरफ किया और आपको फ्लोर ने आगे पुश किया, मतलब फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा. क्लियर है? सो इन दिस बुक सी, if you able to see, this girl pushes the box in this direction. Okay, इस डायरेक्शन में पुश कर रही है तो उसका एक्शन इस तरफ हो रहा है, बट जो फ्लोर है वो उसको पीछे की तरफ कर रहा है. ये हम जब आगे चल रहे हैं तब का केस नहीं है. इस केस में आपने पुश किया बॉक्स को आगे की तरफ, लेकिन फ्लोर आपको पीछे की तरफ, आपके पैर को या इस पूरे सेटअप को पीछे की तरफ पुश कर रही है. तो यहां पर क्या होगा, बॉक्स नहीं मूव हो रहा है. ठीक है, आप सिर्फ पैर आगे बढ़ाएंगे और पुश नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे. बहुत जरूरी होगा आपके लिए आपको उसे पुश करना. मैंने 2 एक्टिविटीज आपको बताई. फर्स्ट तो आपकी वॉकिंग, सेकेंड यदि आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं. ओके, तो दोनों ही केस में एक तरफ आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो, एक तरफ आप बॉक्स को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन फ्लोर उसे पीछे कर रही है. फ्रिक्शन, फ्लोर के पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि उसे बैक साइड में पुश कर रहा है. तो क्या होगा, दोनों यदि इक्वल अमाउंट में फोर्सेस हैं जो कि अपोजिट हैं, तो बॉक्स मूव नहीं करेगा. उसे अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, जब हम वॉक कर रहे थे उस समय भी आपने पुश किया, फ्लोर ने आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, लेकिन जिस समय दोनों बैलेंस हैं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे. ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो वो फ्रिक्शन के कारण है, और इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन. मान लीजिए एक फ्लोर है, सपोज हमने एक बोर्ड ऐसा रखा हुआ है. ओके, एक बोर्ड है, ये स्लैंट रखा हुआ है. ठीक है, ये बोर्ड को हमने स्टैंड पे इस तरह से लगा रखा है. ये फ्लोर है, उस पर स्टैंड लगाया हमने और एक बोर्ड को टिल्टेड रखा हुआ है. अब हम उस पर देखो एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं. ये तो स्लोपी है, उसके बावजूद भी यदि ये स्लिप नहीं हो रहा है इस पे,
ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इसके मूवमेंट नहीं होना किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये बोर्ड इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है और इस तरफ ये आने की कोशिश कर रहा है। दोनों का फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है, बट अपोजिट होने की वजह से ये यहीं पर रुका है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ये वहां स्टेबल है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है। क्लियर है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं होने देता है, उन्हें वहीं की वहीं रोक के रखता है, रेस्ट पे रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक, और पहले भी आपने देख चुके हैं कि यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जब फ्रिक्शन आपको स्टार्ट किया था उसके कॉजेस बताए थे, तो उसमें आपने देखा था सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट प्लस सरफेस दोनों में इरेगुलर सरफेस होती है। जिस फ्लोर पे आपने उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है या रखा हुआ है जिसपे वो मूव होने वाला है, उन दोनों में इरेगुलरिटीज हैं। तो इरेगुलरिटीज मींस उसकी सरफेस कैसी है, अनइवन टाइप की है, इस तरह से कुछ भी है। ये मैग्नीफाइंग से आप देख सकते हो, वैसे आपको नहीं दिख रही होगी, चलो ठीक है, आपको तो ऐसा लग रहा नहीं ये तो टाइल्स बिल्कुल स्मूथ है, नहीं उनमें ये है। और जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी सरफेस पे इस तरह से इरेगुलरिटीज होगी। मान लो ये बॉक्स है, आपको लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, इसमें भी इरेगुलरिटीज होती होंगी। तो ये क्या करती है, एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती है। इंटरलॉक कैसे, फंसा लेती है, एक दूसरे को फंसा लेती है। तो इंटरलॉक की वजह से ये तो फंस गई है, तो अब क्या हो रहा है, ये इंटरलॉकिंग ही तो रोक रही है ना, उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो आपको इतना फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा जो इस इंटरलॉकिंग को खोल सके, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो जैसे ही वो मूव करने लगेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब, काइनेटिक होता है मूवमेंट, मोशन से रिलेटेड वर्ड है काइनेटिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा तब तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, वो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देता है, इतना होल्ड होता है उसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। हम थोड़ा सा और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर अभी हमने टैप दिया, पुश किया, तो ये क्या होगा, आगे बढ़ने लगेगा, ये स्लाइड होने लगेगा। इसका मतलब है हमने जो फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई किया वो स्टैटिक फ्रिक्शन के अमाउंट से ज्यादा था, ठीक है, उससे ज्यादा अमाउंट का था। इस कारण से क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ के अब वो मूव करने लगा, ठीक है। लेकिन मूवमेंट के समय आप देखेंगे वो स्लाइड कर रहा है या उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो चुका है, तो स्लाइडिंग के समय जो फ्रिक्शन है वो तो बहुत कम होगा, नहीं तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाता, स्लाइड ही नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन is greater than sliding friction, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है, तब तो चीजें रेस्ट पे रहती है, मूव नहीं कर पाती है, इवन फोर्स लगाने के बाद भी, ठीक है। तो अब आप एक एक्टिविटी देख लीजिए जिसमें ये दोनों आपके कवर हो रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको ये लिया हुआ था, इस पे मैंने इसको स्लाइड कराया था, इसके ऊपर वेट भी रखा था, फिर इससे भी स्लाइड कराने की वीडियो आपको दी हुई थी। तो उसमें भी क्या हो रहा था, हमने देखा था उसमें भी फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था। Here we will see static friction. Here is a block which is kept on the board. Now this block is stationary with respect to the board because of static friction. There is a friction between the surface of the block and the surface of the board. Now if we try to give a push to the block or a little tap, it will move downwards. This is because of the static friction will convert it into sliding friction. So here we will give a little tap to the block. It is seen clearly that it has moved downward because static friction has converted into sliding friction.
How we define a static friction? So static friction which acts when an object is at rest पर है ऑब्जेक्ट, उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, ओके, ऑन अ सरफेस. इट रेजिस्ट अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टू मूव इवन अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड. आपने उसमें देखा था पिक्चर में कि वो लेडी बॉक्स को पुश कर रही है, मतलब एक फोर्स तो अप्लाई कर रही है, उसके बावजूद भी यदि बॉक्स नहीं आगे मूव कर रहा है, इसका मतलब वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन था. क्लियर? तो वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उसके मूवमेंट को. इट रेजिस्ट अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टू मूव इवन अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड. इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर अमंग ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन. तो इतना याद रखेंगे, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है. उसके बाद हमने देखा स्लाइडिंग. उस एक्टिविटी जो भी आपने देखी है, उस एक्टिविटी में आपने देखा स्लाइडिंग आराम से हो पा रही थी. थोड़ा सा ही बस पुश किया, एक छोटा सा टैप दिया अपन ने उस ब्लॉक को, तो वो ब्लॉक क्या करने लगा, स्लाइड करने लगा. ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम था, इसलिए वो मूव कर पा रहा था. स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा था उसे, वापस इसके मूवमेंट को नहीं रोक पा रहा था, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है. तो व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? ओके, स्लाइडिंग friction. Friction that act on objects when they are sliding or moving on a surface. Okay, moving on a surface. And this friction, this is also called kinetic friction. Kinetic friction. Okay, and this is smaller than, it is smaller than static friction in magnitude. फिर से स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, और मूविंग फ्रिक्शन भी हम ऐसे कह सकते हैं, बट ये सुटेबल नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा सुटेबल है. तो फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर स्लाइडिंग और मूविंग ऑन अ सरफेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, इट इज अ स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन इन मैग्नीट्यूड. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम कंपेयर करते हैं तो उनका जो फोर्स का अमाउंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, स्टैटिक का ज्यादा होता है, स्लाइडिंग का कम. By this activity, I will show you rolling friction. Okay. Observe the speed of that object. It slows down, and after some time, it will stop because of the friction. Okay. This activity shows the rolling friction. Okay. First we remember that this, suppose I push this duster with a force, okay, like this, so it can't slide, okay, because of the static friction. Clear? If we push with more force of attraction, so it will slide. अब यदि हम ये चाहते हैं कि डस्टर और कम फोर्स में आसानी से मूव करे, तो हम इसके लिए रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे. रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है मूवमेंट को, है ना. तो जितना कम जो भी फ्रिक्शन होगा हम उसे यूज करेंगे. तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए अब आप ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे. इसमें
आपने इस डस्टर को भी मूव होते हुए देखा, स्लाइड होते हुए देखा। अब हम देखेंगे इससे हम रोलिंग फ्रिक्शन के थ्रू कैसे करते हैं। हमने इसके नीचे रोलर लगा रखे हैं। ये जो पेंसिल है, राउंड वाली पेंसिल आपको लेना है, जिसमें फ्लैट पार्टीशंस होते हैं, वो आप नहीं लेंगे। इस पेंसिल के हेल्प से ये रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर वर्क करता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, अब देखिए मैं उतना ही पुश करूंगी। अब मैं इसे नीचे, मैंने रोलर लगा रखे हैं, अब मैं इसे पुश करती हूँ। आप देखिए कितने इजीली ये स्लाइड होता है। ये सिर्फ उसी फोर्स से कितने आगे तक किया गया है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन से इस तरह से आगे मूव आसानी से कर पाएगा। तो क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन तो बहुत कम होता है, इसीलिए। रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन which acts on objects when they are rolling over a surface. स्लाइडिंग में वो स्लाइड हो रहे थे, इसमें वो रोल हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रोल हो रहा है। जैसे उस प्रीवियस वीडियो में आपने एक एक्टिविटी में देखा है, बॉल को हमने फ्लोर पर या इस पे टाइल्स पे रोल कराया था। ठीक है, तो यदि उसी पुश से हम एक प्लेन डस्टर को पुश कर रहे हैं और उतने ही फोर्स से एक बॉल को पुश करते हैं, तो आप देखोगे डस्टर की स्लाइडिंग बस थोड़ी सी दूर होगी, रुक जाएगा, लेकिन बॉल बहुत आगे तक डिस्टेंस कवर करेगी, बहुत आगे तक मूव करेगी। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो वीकर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, बहुत वीक होता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो आपके कैरी बैग होते हैं या जो एयर बैग होते हैं, सूटकेसेस होते हैं, उन सब में व्हील, पहले के समय में व्हील नहीं होते थे उसमें, तो हमें वो वजन कैरी करने में बहुत मुश्किल होती थी। ओके, वी कांट एबल टू कैरी दैट सूटकेसेस बाय ओन, वी नीड द हेल्प ऑफ पुली। हम पुली के बिना उसको नहीं ले जा पा रहे थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसमें व्हील लगा के देखा, तो जब उसमें व्हील लगाए तो वो व्हील क्या है, रोल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पता है रोलिंग फ्रिक्शन तो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में, मान लीजिए ये बॉक्स है, ये फ्लोर है और इसमें हमने व्हील लगा रखे हैं, इसमें व्हील लगाए, तो आप देखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, जितना ज्यादा सरफेस से सरफेस टच होगा उतना एरिया में फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए रोल, ये देखिए सिर्फ इतना सा पार्ट, यदि यही बॉक्स हम इस तरह से रखते और उससे आगे मूव कराते, हमने इसको पुश किया, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रही है। तो सरफेस आप देखिए कितना सारा पार्ट सरफेस का टच हो रहा है, कांटेक्ट में कितना सारा पार्ट है सरफेस का। बट यहाँ पर आप देखिए सरफेस यहाँ हो रही है टच, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो व्हील के कम से कम पार्ट में ये सरफेस टच हो रही है। तो अब सरफेस का कांटेक्ट ही कम हो रहा है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो फ्रिक्शन भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स था। तो यहाँ पर कांटेक्ट का एरिया कम हो रहा है, ये कांटेक्ट का एरिया कम हो रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन भी तो कम लगेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं इट इज मच वीकर देन स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? ये क्या है, स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन से वीक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज फ्लूइड friction, and this is also called drag. Okay, drag. So first we will discuss about the fluid. What are fluids? Okay, the substance which can flow are called fluid. Okay, कोई भी matter वो जो flow कर सकता है, for example all type of gases, एयर भी फ्लो होती है, गैसेस भी फ्लो होती है, और जितने भी लिक्विड्स हैं, सारे लिक्विड, इधर इट इज कैरोसिन ऑयल, वाटर, सिंपल ऑयल, ईटेबल ऑयल, ईथर, अल्कोहल, जो भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है डेफिनेटली वो फ्लो तो करेगा, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे, तो ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। क्लियर है? जितने भी लिक्विड्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं, एयर है, ये सब क्या कहलाते हैं, फ्लूइड। सो फ्लूइड फ्रिक्शन मीन्स, अब हम किसकी बात करेंगे, यदि कोई एक लिक्विड है, उसमें एक ऑब्जेक्ट यदि मूव कराओगे आप,
तो वो लिक्विड एक अपोजिट फोर्स लगाएगा जिस डायरेक्शन में वो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट। तो वो एक फ्रिक्शन लगाता है, उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है फ्लूइड, तो वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगा। उसे अपन क्या बोलते हैं, ड्रैग। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, ड्रैग। फ्रिक्शन क्या फोर्स है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ड्रैग। तो ड्रैग क्या हुआ, एक तरह से किसी भी एक फ्लूइडिटी रखने वाला सब्सटेंस किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्शन लगाता है मूव करने से, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, ड्रैग कहलाएगा। अब मैंने आपको जो फ्रिक्शन स्टार्ट किया था उस समय आपको एक एक्टिविटी बताई थी कि आप अपने घर में एक सिंपल आप एयर में इस तरह से मूव कराइए अपना हैंड। सेकेंड, आपने एक टब में या एक बकेट में वाटर ले लीजिएगा और उसमें आप अपना हाथ मूव कराइए। आप अलग से फील करोगे, आपको एक फील आएगा कि ये हमारे हाथ में, मतलब पानी आपके हाथ को मूव करने में अपोज कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। आप इधर जाना चाह रहे हैं, वो इधर जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो सेलर जो होते हैं, नाव जो चलाते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को बैक साइड में पुश करते हैं, तो वो आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क करता ही है फ्रिक्शन, चाहे वो स्लाइडिंग हो, चाहे रोलिंग हो, या फिर अपन फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें। क्लियर है। आपने देखा होगा मतलब कैसे वो फ्लूइड या वो एयर कैसे आपको करती है। आप ट्रेन में आप जब जा रहे हो, आप डोर के पास में या विंडो की तरफ फेस करिए, तो आपको एकदम तेज प्रेशर लगेगा एयर का। तो क्या हो रहा है, वो एक फोर्स ही तो है, फोर्स से आपके फेस पर आ रही है। या आप हाथ थोड़ा सा ट्रेन के बाहर नहीं निकालेगा, आप अपनी गाड़ी पे ही जा रहे हैं, तो आप देखेंगे वो तेज एयर का प्रेशर आ रहा है, तो वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में था। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको एयर इस तरफ लग रही है, तो ये क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शन that acts on objects when they are moving through a liquid. Okay. Fluid friction is friction that acts on objects when they are moving through a liquid. Clear है? अब आप देखेंगे जो एक्वाटिक एनिमल है, फिश है, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी इसीलिए स्ट्रीमलाइंड होती है क्योंकि वो उसके फोर्स को जितना कम से कम एरिया होगा, ऑब्जेक्ट का एरिया जितना कम से कम होगा, फ्रिक्शन उतने कम से कम फील होगा। मतलब उस फोर्स को चीर के आगे बढ़ना है, ठीक है। एरोप्लेन की जो शेप होता है वो इसलिए स्ट्रीमलाइन होता है कि उसका जो जितना कम से कम उस एयर को, फोर्स को जितना कम से कम वो कट कर सकते, सॉरी जितना ज्यादा कम एरिया में वो फोर्स अप्लाई कर सके एयर, ठीक है। तो इसलिए उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बनती है। चाहे जितने भी आप एक्वाटिक वो फिश वगैरह देखते हैं, उन सब की भी वैसी होती है। इवन जो आपने देखी होगी नाव होती है, वो भी इसी शेप में ही होती है, एरोप्लेन भी उसी शेप में होता है, हेलीकॉप्टर भी कोशिश ये की जाती है कि स्ट्रीमलाइन हो, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगा। अब आप एक एक्टिविटी देखिए, उसमें मैंने उस एक्टिविटी में वाटर लिया हुआ है, एक ग्लास में सेकेंड में ऑयल लिया हुआ है, ठीक है। तो जो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है ये डिपेंड किस किस बात पे करेगा। पहली बात तो अभी मैंने बताया शेप पर, ऑब्जेक्ट की शेप पर स्ट्रीमलाइन होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। जितना फैला हुआ, जितना उसका सरफेस एरिया ज्यादा दिखा गया, उतना ज्यादा उसमें फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को। तो फर्स्ट हो गया उनका अपना एरिया, ऑब्जेक्ट का साइज या शेप कह सकते हैं। दूसरा, किस फ्लूइड की बात कर रहे हो आप, उस फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे आपने इस पेन को एयर में गिराना है, आपने इसे छोड़ दिया, जैसे आप पेन ड्रॉप करोगे तो बड़ी स्पीड से नीचे आएगा,
इसी पेन को आप बकेट में यदि ड्रॉप करोगे तो आप देखोगे इसकी स्पीड एयर में गिरने से एयर में जो इसकी स्पीड थी उससे थोड़ी स्लो होगी। क्यों? क्योंकि एयर से डेंसर क्या हो गया? वाटर। फिर आप यदि ऑयल लेते हैं, ऑयल में या ग्लिसरीन में इस पेन को आप ड्रॉप करोगे तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के ऊपर भी, फ्लूइड पर भी तो डिपेंड करता है कि वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपोजिट फोर्स कितना दे रहा है, उसमें फ्रिक्शन कितना मिल रहा है। क्लियर है? तो जैसे जैसे डेंस होता जाता है मीडियम, चाहे वो एयर हो, कोई भी एक गैस, डेंस वाली गैस ले लीजिए आप, जो कि आपके लिए अभी आप बहुत छोटे हो इसलिए वो नहीं चलेगा। आप सिंपल एक मैं एक्टिविटी आपको दिखा रही हूँ, उसे बहुत माइन्यूटली आप देखिएगा। उसमें मैंने एक दो सेम वेट के ऑब्जेक्ट लिए हुए, सेम टाइम पे उन्हें ग्लास में ड्रॉप किया हुआ है। एक ग्लास में वाटर है और एक ग्लास में ऑयल है। तो आप बहुत बहुत कम समय का डिफरेंस है, लेकिन है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए तो ऑयल में वो ऑब्जेक्ट वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। तो ऑयल जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है? ईच एंड एवरी लिक्विड इम्पार्ट डिफरेंट फ्रिक्शन अमाउंट। ओके, उनका फ्रिक्शनल फोर्स डिफरेंट होता है। यहाँ ग्लास में ऑयल और वाटर अलग अलग लिया है, सेम ऑब्जेक्ट उसमें फॉल हो रहा है सेम स्पीड से। उसके बावजूद भी देखिए ऑयल में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए उसमें स्लो स्पीड से गिर रहा है। Advantages of and disadvantages of friction. Okay, so first we will discuss about the advantages. It helps us in walking. हम जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक कर ही नहीं पाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे, स्किड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पैरों को होल्ड करके रख रहा है। ओके, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, उसे रेस्ट पे कर पा रहा है। तो हम उसे, आपने देखा था हमने फोर्स बैक साइड में लगाया था तो हमें फ्लोर ने आगे की तरफ पुश किया था। तो यदि फ्रिक्शन नहीं काम करेगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। सेकेंड, इट हेल्प्स अस टू होल्ड ग्रीसी ऑब्जेक्ट। ग्रीसी मतलब जो स्मूथ ऑब्जेक्ट होते हैं, चिकने ऑयली ऑब्जेक्ट हैं, उसको आप पकड़ ही नहीं पाओगे, वो तो स्लिप हो जाएगा। ठीक है? यदि हमारे इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। आप हाथ में भी ऑयल ग्रीस लगा लीजिए और एक ग्लास में भी ग्रीस लगा लीजिए तो आप नहीं होल्ड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन है ही नहीं। तो बहुत जरूरी है, यदि मान लो ग्रासी ऑब्जेक्ट है तो ग्रीसी ऑब्जेक्ट है तो आपका हाथ जो है बिल्कुल नॉन ऑयली होना चाहिए, तब तो आप उसको फिर भी होल्ड कर पाओगे। बाकी ग्रीसी होने के कारण फ्रिक्शन बहुत कम होगा तो मुश्किल आप होगी, आप उसको बहुत डिफिकल्टली होल्ड कर पाओगे, स्लिप होगा वो। थर्ड, इट हेल्प्स अस टू राइट ऑन पेज और बोर्ड। आप इस बोर्ड पे हम कैसे लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये आपको लग जरूर है कि ये माइका है तो ये बहुत स्मूथ है, स्मूथ नहीं है, इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। यदि बिल्कुल आप एक ग्लास ले लीजिएगा, कांच का एक पीस ले लीजिएगा, ठीक है, उस पे आप लिखने की कोशिश करिए पेंसिल से, आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन पेज में आप लिख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पेज की सरफेस रफ है एज कंपेयर टू ग्लास। क्लियर? यदि आपका क्लास में जो बोर्ड होता है यदि वो बिल्कुल चिकना हो जाए, एकदम स्मूथ हो जाए, तो चौक उस पर चलेगी नहीं, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जिसमें बोर्ड में इरेगुलरिटीज हैं, जो उसमें हिल्स एंड वैलीज हैं, उनमें चौक होल्ड हो जाती है, तो वो होल्ड हुई है तो हमें दिख रही है उसमें। क्लियर? नेक्स्ट है हेल्प्स टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स टायर। यदि फ्रिक्शन नहीं हो, रोड उतनी रफ नहीं हो, जितनी रफ होगी, जितनी खुरदुरी होगी, उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो जो व्हीकल तेज से चल रहे हैं वो क्या होंगे? स्लिप होंगे। उसमें मान लो टर्निंग पे जा रहे हैं और स्मूथ है तो स्लिप हो जाएगा। वो टायर क्या होगा, गाड़ियों के टायर में भी आपने देखा होगा उसमें मार्किंग रहती है, एकदम चिकने नहीं होते वो, उसमें भी ग्रुप्स बने होते हैं, उसको भी रफ किया जाता है। यदि वो रफ नहीं होंगे तो स्लिप होने का डर है। ऐसा क्यों होता है कि मडी, जहां पर कीचड़ है वहां, या बारिश में या गीला है, आपको बोलते ना मम्मी कि आप अपनी गाड़ी बहुत धीरे चलाओ या आपकी साइकिल धीरे चलाओ, बारिश है, रोड गीली है या कीचड़ है। क्यों कीचड़ में या उस पे रोड पे हमें गीली रोड पे या कीचड़ में हमें क्यों गाड़ी अपनी साइकिल धीरे चलाना होता है? इसीलिए क्योंकि जो टायर में ग्रुप्स बने हुए हैं
वहां पर वो मड, वो मिट्टी या वो कीचड़ या पानी भी उसमें यदि फिल हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको स्मूथ बना दे रहा है, एक तरह से लुब्रिकेंट का काम कर रहा है वो पानी। और जो कीचड़ है वो भी तो स्लिपरी है, तो क्या होगा, वो जो ग्रुप से जो रफनेस थी वो कम हो जाएगी, रफनेस कम होने से स्लिप होने का डर है। ठीक है, फिर है इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा था ब्रेक लगाते हैं, यदि आप साइकिल के ब्रेक देख लीजिए तो जो ब्रेक शू होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ब्रेक शू अपने ब्रेक शू क्या करेगा, उस मूविंग टायर को ग्रिपिंग करने लगता है, उसमें एक फोर्स लगाता है। आपने हैंडल से ब्रेक लगाया तो हैंडल से वो उसका जो ब्रेक वायर होता है वो उससे वहां एक्ट करता है और उस तरह से उसमें फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड कम होते होते रुक जाएगी। ठीक है, तो आपको कम ब्रेक लगाओगे तो स्लो हो जाएगी और टाइट ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगी। फिर है ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू अदर पार्ट यूजिंग फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड व्हील्स। कुछ मशीनें आपने ऐसी देखी होंगी जिसमें दो व्हील हैं, अब एक व्हील को मोटर के थ्रू हमने चलाना चालू किया लेकिन ये वाला व्हील भी चल रहा है, वो तो मोटर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है उस मशीन में, तो क्या होगा, बेल्ट होगा। ठीक है, वो बेल्ट क्या करता है, उस बेल्ट के थ्रू वो फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के कारण दूसरा व्हील भी मूव करने लगता है। साइकिल में आपने देखा होगा चेन, तो एक छोटा व्हील रहता है उसमें चेन मूव करती है और पीछे टायर जो आपका है, चक्का जो है, उसमें भी एक व्हील छोटा सा रहता है तो चेन उसके ऊपर से जाती है। तो इसका हमने पैडलिंग यहाँ पर की तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के थ्रू वहां तक मूव हो रहा है तो वो वाला व्हील भी चलने लगता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मोशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, दो व्हील के बीच में जो बेल्ट हमने लगा रखा है या चेन लगा रखी है उससे ट्रांसफर होता है। और लास्ट है टू लाइट द मैच स्टिक। आप मैच स्टिक को उसको रब करते हो, रब करके क्या कर रहे हो, यदि मान लो ऐसा कुछ हो कि जो मैच बॉक्स है उसकी आपने देखा, बहुत ध्यान से देखना, उसकी जो सरफेस है साइड वाली, उसमें इधर वाली जो यहाँ पर आपने देखा कि ब्राउन कलर का एक केमिकल लगा रहता है तो उसमें क्रॉस क्रॉस बने रहते हैं या डॉट डॉट बनी रहती है या उसकी सरफेस आप टच करते तो फिर रफ रहती है। तो क्यों है, क्योंकि उस पर अच्छे से फ्रिक्शन होगा तो मैच स्टिक जल्दी से जल जाएगी, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैच स्टिक नहीं जल पाएगी। क्लियर है? तो now these are the disadvantages of friction. First, waste of energy. How it is understood? Waste of energy means friction resists the movement of any object. Okay? वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रोकता है। मान लीजिए हमें इससे क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि हम बहुत एनर्जी लगा के यदि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं किसी फ्लोर पर, तो जितना एफर्ट हम लगा रहे हैं, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, क्या वो पूरा फ्रूटफुल हो रहा है? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन उसमें से कुछ फोर्स को तो वैसे ही खत्म कर दे रहा है, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो मिला है ये। यदि मान लो रोड पे फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा थोड़ा सा ही तो फ्यूल, हमारा थोड़ा सा ही तो पेट्रोल कार में लगता, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत होती, तो हम कितनी स्पीड, रफ रोड पर आप जब थोड़ा सा स्मूथ है रोड और एक रफ रोड है, दोनों में आप जब व्हीकल को देखते हो, जब आपकी कार जा रही है तो आप देखोगे उसमें आपको एक्सीलेटर या ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है, तो फ्रिक्शन ज्यादा है, वहां एनर्जी ज्यादा लॉस हो रही है। ठीक है, मतलब हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे यदि फ्रिक्शन नहीं होता था। तो ये क्या है, एनर्जी का लॉस है। सेकेंड, जनरेशन ऑफ हीट। आपने देखा होगा थोड़ी देर कोई भी मशीन अपन चलाते हैं तो वो गर्म होने लगती है, क्यों? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, तो इससे क्या, फायर एक्सीडेंट होने का भी डर होता है, कुछ पार्ट्स खराब होने का भी डर होता है, कहीं कोई पार्ट इतनी हीट तक जनरेट हो जाती है कि वो मेल्ट होने लगते हैं, मेल्ट या सॉफ्ट होने लगते हैं, तो सॉफ्ट होने से उनका शेप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने दोनों हाथ को रब किया, आप देखोगे वो गर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्किन के जो मॉलिक्यूल है, रब करने से, फ्रिक्शन की वजह से उनको एनर्जी मिलती है, वो तेजी से मूव करने लगते हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस होकर मूवमेंट से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जनरेशन ऑफ हीट, इसकी वजह से भी मशीनरी को लॉस होता है। फिर वेयर एंड टेयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीनरी। ये वेयर एंड टेयर मीन्स यूज होते होते घिसना,
तो जो भी मशीनरी के पार्ट्स हैं उनमें यदि फ्रिक्शन है तो कुछ समय के बाद वो क्या होंगे, उसके पार्ट्स डैमेज होने लगते हैं, घिसने लगते हैं। आपके शू के सोल जो है वो क्या है, वो सोल भी तो आप क्या बोलते हो, आपने देखा होगा नए जब आपके शू थे तो उसमें कितने अच्छे से ग्रूव्स बने हुए थे, लाइंस बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो फ्लैट होने लगती है। वो क्या, ये तो है वेयर एंड टेयर, धीरे धीरे घिसते जाते हैं वो, ओके, तो वो स्मूथ होने लगते हैं। तो फिर वहां फ्रिक्शन के कारण ही वो उनको घिसना चालू हुआ। ठीक है। लास्ट है फायर इन फॉरेस्ट। आपने देखा होगा फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्री होते हैं वो आपस में क्या होता है, रबिंग के कारण उनमें आग लगने लगती है, क्योंकि वहां इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो जो सूखी उसकी लकड़ी है, टहनी है, जो भी ब्रांचेस हैं वो ड्राई है और उसमें रबिंग होने के कारण वो क्या जलने लगते हैं। तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जिसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, इतनी तेजी से बढ़ती है वो। तो ये सब किसकी वजह से, तो डिसएडवांटेजेस तो है ही फ्रिक्शन के। ये ड्यू टू द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ वी वांट फ्रिक्शन समवेयर, ओके। सो फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, हमें क्या कहाँ लग सकता है या हमें कहाँ जरूरत होती है, ये हमारी डिजायर होती है कि वहां फ्रिक्शन हो। हर जगह फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, ओके। तो कहाँ यूजफुल है, कहाँ हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो, मेकिंग रफ सरफेस रफ, है ना, हम सरफेस को रफ करेंगे क्योंकि हम चाह रहे थे कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट, यदि हम चल रहे हैं तो वॉकिंग के समय में यदि बहुत चिकना, आपने देखो कि टाइल्स पे चलते हैं अपन, या बहुत ही चिकनी कोई फ्लोर है उस पे चलते हैं तो हम एक स्लिप होने का डर लगता है, क्योंकि वो स्लिपरी होती है, स्किड हो सकते हैं। तो हमें फ्रिक्शन की वहां जरूरत है। आप खुद देखोगे बहुत ही चिकनी जो टाइल्स होती है उसमें आप बहुत संभाल के पैर रखते हो ना, फ्रीली नहीं मूव कर पाते हो क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम है। सेकेंड है इंक्रीजिंग द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो आप क्या करें, ऑब्जेक्ट कोई भी एक लाइटर चीज होगी तो वो उसी फ्लोर पर बहुत जल्दी स्किड हो जाएगी, स्लिप होगी, है ना, लेकिन जो भारी होगी वो उतनी जल्दी नहीं स्लिप होगी। ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आपने देखा था मास बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है। फिर है टायर्स हैविंग थ्रेड्स। टायर्स में आपने देखा होगा थ्रेड्स बने रहते हैं, लाइन जो बनी रहती है, यदि वो नहीं हो तो फिर स्लिप हो जाएगी कार, फिर वो गाड़ी स्किड कर सकते हैं उसके टायर्स। मडी एरिया में तो बिल्कुल ही कर जाएंगे। सोल ऑफ शूज हैव स्पाइक्स। जो माउंटेनियर्स होते हैं या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, या आपके सिंपल शूज में भी देखिए ना, आप उसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, तो जो स्पाइक्स उनके लिए बहुत जरूरी है, वो ग्रिपिंग के लिए रखते हैं, वो ग्रिप करते रहते हैं माउंटेनियर्स जो रहते हैं उनके उसमें। फिर है कोर सब्सटेंस लाइक ड्राई सॉइल एक्सेट्रा यूज बाय जिम्नास्ट और कबड्डी प्लेयर्स। मतलब हाथ से यदि अपन किसी को पकड़ रहे, कबड्डी में क्या हमें पकड़ के ही तो रोक के रखना है ना, तो यदि हमारे हाथ में हम कुछ एक रफ सरफेस कर ले उसकी, मतलब ड्राई सॉइल वगैरह जो रहते हैं, जिम्नास्ट वगैरह जो होते हैं वो उसे हाथ में लगा लेते हैं, तो उनके स्किन के ऊपर वो स्टिक हो गया, तो होल्ड होने से क्या होगा, हाथ थोड़ा सा रफ हो जाएगा। तो हमें रफ चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं उसको रुक के, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन या जो स्लिपरी है उसको स्टैटिक करना, उसको रोक के रखना, उसको रेस्ट पे लाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। फिर है पेजेस ऑफ ड्राइंग कॉपी शुड बी लिटिल रफ। थोड़ा बहुत रफ, आपने देखो जो सिंपल आपकी नोटबुक होती है उसके पेजेस और जो ड्राइंग शीट आप स्केचिंग कर रहे हो, तो स्केच बुक वगैरह के जो होते हैं उसमें पेंसिल होल्ड होना चाहिए, है ना। जो आप पेंसिल स्केच के लिए, स्केचिंग के लिए जो पेंसिल आती है वो अलग होती है, उनकी आप लीड देखोगे तो वो लीड क्या थोड़ी सी रफ होती है, यदि वो बहुत स्मूथ होगी तो वो होल्ड ही नहीं हो पाएगा, उसमें उसका जो सब्सटेंस है पेंसिल का वो उस कॉपी पे आ ही नहीं पाएगा, और कॉपी की सरफेस जो है वो रफ होगी तो उसमें वो होल्ड करता रहेगा, स्मूथ होगी तो उसमें से स्लिप होकर निकल जाएगी आपकी पेंसिल। ठीक है। तो हमें ये इंक्रीज करने की भी जरूरत होती है फ्रिक्शन। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कई जगह हमें ऐसा रहता है कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करें, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है फ्रिक्शन का रिडक्शन। ओके, सो हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट पॉलिशिंग, लुब्रिकेशन और ऑयलिंग। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम सरफेस को स्मूथ करना चाहते हैं,
तो स्मूथ कैसे होगी, स्लिपरी कैसे होगी? यदि हम उसमें ग्रीस, ऑयल या कुछ एक पॉलिश कर देते हैं तो क्या होगा, उसके जो ग्रूव्स बने हुए हैं, इरेगुलरिटीज हैं, उन पर एक फिल्म जमा हो जाती है ग्रीस की या ऑयल की, तो क्या होगा, उससे वो स्मूथ हो जाएगा। पहले के कंपैरिजन में 100% स्मूथ तो नहीं होगा, तो वो इंटरलॉकिंग जो होती थी वो कम होगी, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड, यूजिंग व्हील्स या बॉल बेरिंग्स। हमने आपको एक एग्जांपल बताया था सूटकेस का या ट्रॉली का, तो उसमें क्या होता है, व्हील लगा देते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन तो वैसे भी वीक होता है, ठीक है। ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन स्टैटिक और स्लाइडिंग से तो कम होता है। तो हम क्या करें, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट के नीचे, यदि हमको उसको मूव कराना है, हम उसमें उसके नीचे रोलर रख दें या व्हील लगा दें। और कुछ मशीन्स ऐसी होती है जिनमें दो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, घूम रहे हैं। मान लो एक मशीन का पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें घुमाना है, ठीक है, ये घूमता है तो उसको लेके वो भी घूमता है, तो उस समय क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है ना, ज्यादा होता है। तो हम यदि उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें तो आसान होगा, एनर्जी कम लगेगी, वेस्टेज कम होगा एनर्जी का। तो यहाँ पर फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर पा रहे हैं? तो जो बॉल बेयरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, सपोज ये हमारा रोलर है, ये रोल कर रहा है, तो मशीन में एक पार्ट है जो रोल कर रहा है, उसके हेल्प से हम दूसरे पार्ट को घुमाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर यदि हम एक और लेयर लगा देते हैं, दूसरा पार्ट है, तो क्या होगा, इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, जो कि ज्यादा है। यदि हम इन दोनों के बीच में छोटी छोटी मेटल की स्पेरिकल या बॉल लगा देते हैं, ये बॉल लगा देते हैं, तो अब क्या हो रहा है, इन बॉल से अब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन में। और रोलिंग फ्रिक्शन तो वैसे भी कम था, तो मूवमेंट हम ज्यादा करवा पाएंगे उस मशीन का या उस पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग और स्लीक स्ट्रक्चर। स्लीक स्ट्रक्चर मतलब कह सकते हैं हम, स्ट्रीमलाइनिंग मतलब कि एकदम पतला सा स्ट्रीमलाइनिंग, जैसे फिश का शेप, एरोप्लेन का शेप होता है, ठीक है। या स्लीक स्ट्रक्चर मतलब हम उसको चिकना, स्मूथ कर लें, एकदम स्मूथ कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल होगा स्मूथ स्ट्रक्चर, उसकी सरफेस, स्मूथ सरफेस कह सकते हैं, उसमें कर लें, या उसका स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइनिंग होगा, तो वो फ्रिक्शन कम से कम होगा। तो बाय दिस वे वी कैन रिड्यूस द friction. Now your chapter is finished and I will give you some assignment and some notes. So you will copy that notes in your notebook